हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। मैं फिर आज आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, जिसको हम कहते हैं गुलाम वंश। अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको, अभी तक आपने अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और मेरे प्रत्येक वीडियो का आप लाभ उठा सको। तो दोस्तों आइए हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है गुलाम वंश। हम गुलाम वंश की बात करते हैं। इसकी जब पीरियड कितनी साल तक चली है, तो ये चली है दोस्तों 1206 से लेके 1290। 1206 से लेके 1290 तक दोस्तों चली है। कुल 84 वर्ष इसकी शासनकाल रह पाई गुलाम वंश की। अब बात करते हैं दोस्तों गुलाम वंश के। तो गुलाम वंश को दोस्तों मामलुक वंश भी कहते हैं और दास वंश भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे, तो इससे क्या होता है कि घबराहट पैदा हो जाती है कि मामलुक वंश ऐसा कौन सी वंश है, ये तो पढ़े ही नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहते हैं और दोस्तों दास दास वंश कहते हैं। गुलाम वंश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था और वो खुद एक वंश का स्थापना करने जा रहा था। इसी के लेकर गुलाम होने के कारण ही उस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। अब दोस्तों बात करते हैं, जब मोहम्मद गोरी के 4 उत्तराधिकार दावेदार थे, जो चारों उसके गुलाम थे, वो दावा कर रहे थे हम उसका उत्तराधिकार तो हम हैं। तो उसमें से सबसे पहले बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज और कुआचा। बख्तियार खिलजी दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जो आग लगा दिया था, उसका ध्वस्त कर दिया था। ध्वस्त करने के बाद जो मतलब बंगाल लौट रहा था, बंगाल की ओर जा रहा था, बंगाल विजय अभियान पे, उसी दरमियान उसकी कुछ लोगों ने उससे मतलब कि उससे काफी क्रोधित हो गए थे लोग उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिए थे। उतने ही नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, उसमें वो आग लगा दिए, जिस कारण से उसकी मृत्यु कर देते हैं लोग, हत्या कर देते हैं बख्तियार खिलजी का। अब बचते हैं 3 ठो, यल्दोज, कुआचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इस तीनों में से तीनों का तीनों दावेदार थे कि उत्तराधिकार मोहम्मद गोरी का हम करेंगे, बनेंगे तो कोई हम बनेंगे। लेकिन दोस्तों वहां लाहौर की जो जनता थी, उन्होंने सबसे ज्यादा पसंद करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही नेक, वाकई में वो एक नेक दिल इंसान थे, ऐसा इतिहासकार का कहना है। वो बहुत कुछ अच्छा किए अपने जनता के प्रति, इसीलिए कि जनता ने आमंत्रण पत्र भेजे कुतुबुद्दीन ऐबक को और बोले कि आइए, लाहौर का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, आप आइए अपने सिंहासन को ग्रहण कीजिए। तो पत्र लेने के बाद वो आते हैं लाहौर और सिंहासन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद दोस्तों यल्दोज और कुआचा दोनों इस पे मतलब कि आक्रमण करने पर तुल जाते हैं कि उसमें मेरा भी अधिकार है, मेरा भी राज है, मैं बनूंगा तो मैं बनूंगा। इसी दरमियान दोस्तों यल्दोज दोस्तों गजनी का शासक के रूप में नियुक्त होता है और कुआचा सिंध प्रांत के। तो दोनों मतलब बार बार विद्रोह करते रहते हैं दिल्ली के और लाहौर के मतलब गद्दी पर बैठने के लिए। तो लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक काफी मतलब दिल थे, उनको मतलब कि अपना बोलते बोलते थे कि हम यहाँ पे हैं, लेकिन एक तरह से मानो तो हम तुम्हारे अधीन हैं, तुम जब जो बोलोगे वो करेंगे। ताकि इसका इसलिए ये नीति थी क्योंकि ताकि चाहता था कि हम अपना वंश को, हम अपना साम्राज्य को बचा के रख सके, इसीलिए करके उसकी अधीनता भी स्वीकार करने के लिए कुतुबुद्दीन तैयार थे। अब बात करते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक में जो ऐबक शब्द है, इसका कई बार मीनिंग पूछ लिया गया है एग्जाम में कि ऐबक का मतलब क्या होता है। तो ऐबक का मतलब होता है चांद का देवता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब होता है चांद का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया और अपना मात्र 4 वर्ष तक ही शासन कर पाया, 1206 ईस्वी से लेकर 1210। इस दरमियान में उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला और कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ही बनाया। और दोस्तों इसके खजाना में जो भी कुछ मतलब टैक्स वैक्स कर वसूल के आते थे, कहीं से कोई संपत्ति आती थी, ये दान बहुत ज्यादा करते थे, लाखों रुपया का दान कर दिया करते थे। इसीलिए लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दिया था। लाख बख्श एक उपाधि है, लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, जो लाखों का दान करता हो उसी को लाख बख्श कहा जाता है। वही उपाधि जनता के लाहौर ने दिया था, लाहौर की जनता ने दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों कुतुब मीनार का भी निर्माण कर पाया, लेकिन ये ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाया। 1210 ईस्वी में चौगान खेल रहा था, जिसको कि पोलो भी कहते हैं, घोड़ा के ऊपर बैठ के खिलाया जाता है। खेलने के दरमियान वो घोड़ा से गिर जाती है नीचे और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद दोस्तों सवाल पैदा होता है कि उत्तराधिकार कौन बनेगा, क्योंकि उसका बेटा था आराम सा, वो योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी उत्तराधिकार उसको घोषित कर दिया गया और वो गद्दी पे बैठा। गद्दी 1210 में उसका बेटा आराम सा गद्दी पे तो बैठ गया, लेकिन शासन सही से नहीं कर पाया, शासन करने में सक्षम नहीं था, जिस कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद था इल्तुतमिश, गुलाम भी था और दामाद भी था।
वो गुलाम था, लेकिन उसकी बहादुरी को देख कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ करवा दिया था। दोस्तों, इतिहास में इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद दूसरे का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, मतलब गुलामों का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम है, लेकिन बाद में खोखरों का विद्रोह में जो जान बचाता है मोहम्मद गौरी को, उससे वो मुक्त कर देता है, लेकिन गुलामों का गुलाम कहा गया है इतिहास में इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश क्या करता है, उसके बेटे जो 1210 ईस्वी में आराम से गद्दी पर बैठते हैं, वो 8 महीना के दरमियान ही इसको उसका हत्या कर देते हैं और अपना गद्दी को संभाल लेते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गद्दी पे संभालने के बाद यल्दोज कुबाचा का विद्रोह कंटिन्यू जारी रहा, इसके प्रति दावेदार रहा गद्दी का कि मैं दावेदार हूं तो मैं दावेदार हूं। इल्तुतमिश बड़ी दिमागी आदमी थे, उन्होंने दल चालीसा का निर्माण किया, जिसको जिसको कि जो 40 आदमी का संगठन हुआ करता था, मुख्य आदमी हुआ करते थे, जिसके मतलब कि एक तरह से गुप्तचर कहा जाए कि जो भी तरह का बात होगा वो यहाँ तक पहुंचाएगा दरबार में और उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। दल चालीसा का निर्माण किया और जो है दोस्तों एकता प्रणाली की शुरुआत की इल्तुतमिश ने किया। और इल्तुतमिश बहुत ही सफल शासक के रूप में माना जाता है इसको, कि अपना शासन करने में सफल हो पाया, अपना साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हो पाया, अपना स्थिति को मजबूत करने में सफल हो पाया। सभी दृष्टिकोण से सबसे सफल शासक माना जाता है। गुलाम वंश का सबसे सफल शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश के टाइम में दोस्तों कई बार मंगोलों ने भी आक्रमण किया, लेकिन बहुत ही अपना, जैसे कि ख्वाजम के सम्राट भी कितना बार दिल्ली के ऊपर कब्जा करना चाहा, मंगोलों से बार बार आक्रमण होता, लेकिन सबसे चतुराई से अपना काम निकाल के अपने साम्राज्य को बचा लिया। और यल्दोज और कुबाचा की बात करें तो 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय लड़ाई होती है यल्दोज के साथ। दोस्तों तराइन की 2 लड़ाई आपको बता दिया था मैंने। तराइन का प्रथम लड़ाई 1191, तराइन का द्वितीय लड़ाई 1192, तृतीय लड़ाई तराइन का तृतीय लड़ाई भी हुआ है 1215 ईस्वी में यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें कि इल्तुतमिश का विजयी होता है और विजय होने के बाद उसको भगा देता है। फिर सिंध प्रांत जो कुबाचा था उनको भी भगा देता है, दोनों आपस में विद्रोह करते रहता है। जब ख्वारजम सम्राट उसको भाग आता है तो उसकी कुबाचा की शक्ति काफी कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के बाद इल्तुतमिश फायदा उठा करके उसका उसी नदी में मतलब कि उसको घेर लेता है, तो वो अंतिम में नदी में डूब जाता है कुबाचा, और डूबने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और यल्दोज का शक्ति काफी कमजोर कर देता है, वो शक्तिहीन हो जाता है, जिस कारण से वो इल्तुतमिश का कुछ नहीं कर पाता है। दोनों विरोधियों का काम तमाम कर देता है इस तरह से इल्तुतमिश, और अपना शासन को सफल करके अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। और इल्तुतमिश दोस्तों उसके 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, लेकिन चारों पुत्र में चारों का चारों नाकामयाब था। पुत्र तो 4 था लेकिन काम का एक भी नहीं था, किसी में वो योग्य नहीं था शासक बनने का, किसी को वो बुद्धि नहीं था। सब मतलब गांजा पी के भंग रहते थे, कोई अफीम का लेते थे, कोई गांजा का करते थे, मतलब कि किसी को मतलब नहीं था कि इसके बाद जो शासक बनेगा वो मैं होऊंगा या कोई होगा, उसको कोई मतलब नहीं था, उसमें कोई योग्यता ही नहीं थी। लेकिन उसकी बेटी जो थी दोस्तों रजिया बेगम, उसमें योग्यता कूट कूट की भरी हुई थी। शादी अपना राज सिंहासन पर बैठने की, सत्ता को चलाने की, संभालने की उसमें थी। इसी लेके जीते जी इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकार घोषित कर दिया। ऐसा ही हुआ दोस्तों, 1210 में गद्दी पे बैठा था और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। लेकिन एक बात और दोस्तों, कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उस पहला मंजिल तक हुआ था, दूसरा मंजिल और तीसरा मंजिल तक जो कंप्लीट करवाया वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। बाद में यह भी बिजली गिरने से ढह गई थी, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक आते हैं जो इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करवाते हैं कुतुब मीनार को। अब बात इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद उनके जो दरबार में रहते थे दल चालीसा के जो लोग थे, उनको ये सटीक नहीं लगा कि उसकी एक बेटी होके सिंहासन पर बैठे। उन्होंने इसी के कारण फिरोज को, उसके बेटा नेकरुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बैठा दिया और रजिया सुल्तान को बैठने से इनकार कर दिया, उनको बैठने के लिए नहीं दिया। लेकिन वो उसमें योग्यता थी ही नहीं, ज़्यादा दिन तक चल ही नहीं पाया। 6-7 महीना में ही अपने आप को, मतलब कि उसको कुछ ढंग ही नहीं था कि शासन किस तरह सिस्टम का कोई ज्ञान ही नहीं था उसके पास। इस कारण से रुकनुद्दीन फिरोज को सत्ता से मतलब हटाना पड़ा। उसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो अपने मम्मी के पास जा करके और इस तरह से अपने दरबार में मंत्री के पास गुहार लगा करके सबको काबू में करके सिंहासन पर बैठी। 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठी रजिया सुल्तान और शासिका के रूप में काफी सफल रही। कम ही दिन कर पाई शासन, मात्र 4 साल तक, लेकिन वो सफल शासिका के रूप में जानी जाती है। अपना साम्राज्य का विस्तार बाद अपने पिता के ही ढांचा के अकॉर्डिंग वो चलती थी। अपने पिता के जो शासन जैसे करते थे उसी के अकॉर्डिंग ये भी उसी के पथ पे चला करती थी रजिया सुल्तान। अब दोस्तों रजिया सुल्तान ये बेगम थी, लेकिन पद पे बैठने के बाद सुल्तान के रूप एक उपाधि के रूप मिली
और रजिया सुल्तान दोस्तों कई बार लाहौर में विद्रोह हुए, वो दबाने के लिए गए, सरहिंद में हुए, वहां गए। सरहिंद में दबाते समय गुप्तचर के सूचना मिली कि अल्तुनिया नामक कोई शासक है जो कि आपके ऊपर विद्रोह कर आपके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। तो रजिया सुल्तान को एक चाल थी उन लोगों की, तो ये क्या कि यहाँ नहीं आए, अल्तुनिया के पास चले गए। अल्तुनिया के पास जाने के बाद इनके सैनिक को सबको पकड़ के हत्या कर दिया गया और रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने गिरफ्तार कर लिया, अपने कैद खाने में डाल दिया। इसके पास ऑप्शन दिया, या तो मृत्यु या तो हमसे विवाह करो और अपना सत्ता दोनों आदमी मिलकर संभालेंगे। तो रजिया सुल्तान भी काफी दिमागी थे, वो दिमाग से तो बहुत अच्छे शातिर थे। उनको लगा कि हम मृत्यु क्यों ले भाई, अगर साथ में शादी हो जाने से अगर साम्राज्य का विस्तार हो सकता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो रजिया सुल्तान ने दोस्तों अल्तुनिया के साथ में विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद जैसे ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए आती है और सत्ता को संभालने के लिए आती है, तो हरियाणा के कैथल के पास 24 अक्टूबर को ही 1240 ईस्वी में उसकी मृत्यु कर देती है। उनके भाई ही करवा देते हैं, और 3 भाई जो थे इधर, उन तीनों भाई के साजिश और दरबारी के कुछ मंत्री थे जिनके साजिश के कारण डाकुओं के द्वारा कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है डाकुओं के द्वारा। अब 1240 ईस्वी में दोस्तों बहराम शाह जो दूसरा पुत्र था उसका, इल्तुतमिश का, वो गद्दी पाते हैं, लेकिन चल नहीं पाते हैं। बहराम शाह 40 से 42 2 साल मात्र कर पाते हैं, कोई योग्यता ही नहीं थी। फिर 42 से 46 के लिए मसूद शाह आते हैं। मसूद शाह उसका सबसे था दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा चालबाज था बलबन। बलबन ही सब खेला। बलबन क्या करता था, बलबन के द्वारा ही गद्दी का मतलब कौन अगला उत्तराधिकार बनेगा वो निर्धारित करता था बलबन। बलबन क्या किया, मसूद शाह को बनाया, लेकिन मसूद शाह में भी काबिलियत नहीं थी, वो शासन नहीं कर पाया और 4 साल में उसको अपदस्थ करके उसी को मसूद मोहम्मद को नसरुद्दीन मोहम्मद भी उसका नाम है, नसरुद्दीन मोहम्मद, उसको गद्दी पे बिठाया बलबन। और वो थोड़ी दिन अच्छी शासन करने के बाद उसकी शासन की काबिलियत को देखते हुए बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा दिया। पुत्री का विवाह करवाने के बाद वो शासन अच्छी 46 से लेकर 66 मतलब 20 साल तक शासन कर पाया। 20 साल के बाद वो भी अपदस्थ कर दिया गया। दोस्तों ये एकमात्र ऐसा शासक था जो टोपी सी करके अपना जीवन निर्वासित करता था। ऐसा इतिहासकार का कहना है कि टोपी जी करके अपना जीवन को निर्वासित किया कुछ दिन। फिर 66 ईस्वी में बलबन खुद गद्दी पर बैठता है और जो दल चालीसा का तुर्जुक चहलगानी का जो निर्माण हुआ था उसको भी ये नष्ट कर देता है। ये जानता है कि अगर वो दल चालीसा रहेगी तो मैं शासन नहीं कर पाऊंगा फ्री होकर के, इसी कारण से वो नष्ट कर देता है और वो अपने आप को गद्दी पे अपना उत्तराधिकार के रूप में घोषित कर देता है। दोस्तों बलबन जो है रक्त एवं लोह की नीति अपनाती है, इसी कारण से यह भी सफल हो पाता है, अपनी नीति को अपनाने में, अपना शासन कर पाने में सफल हो पाता है। और लोह एवं रक्त की नीति अपनाने के बाद सजदा एवं फिर फबोस है उसका भी अपना दरबार में लाता है। इसके बाद नवरोज का त्यौहार दोस्तों ये प्रारंभ इन्हीं करता है। इनको दोस्तों उल्गू खां का भी उपाधि दिया गया है। इसको किसको, बलबन को। उल्गू खां का मतलब होता है उल्लू के तरह, ये हमेशा मतलब कि चौकन्ना रहते थे, चारों तरफ देखते रहते थे, इसीलिए उल्गू खां का उपाधि। उल्गू खां मतलब एक उल्लू की तरह जो हमेशा चौकन्ना रहना, इधर उधर देखते रहना। इस प्रकार से दोस्तों 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक बलबन शासन करता है। फिर उसी के दरमियान में मंगोलों का आक्रमण होते ही रहता है, लेकिन 1286 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ मंगोलों का, उसमें इसका बेटा बलबन का बेटा मोहम्मद खां गया उस आक्रमण में। आक्रमण में विजय तो हो पाया, लेकिन उसका बेटा का मृत्यु हो जाता है। बलबन का बेटा उस युद्ध में मारा जाता है। युद्ध में मारे जाने के बाद उसका इतना बड़ा आघात पहुंचता है दिल पे, इतना शोक में डूब जाता है कि मृत्यु हो जाता है। इतिहास में पहला कोई शासक है जो बेटा के शोक में मरा, वो था बलबन। अपने बेटे को मरने को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये भी अपना प्राण त्याग दिए। उसके मरने के बाद सत्ता कमजोर हो गई, टूटी फूटी शासन चलने लगी। इसके बाद कैकुबाद आते हैं। कैकुबाद 1 साल 2 साल की शासन कर पाते हैं। फिर कैमूर्स आते हैं और कैमूर्स भी सत्ता को संभाल नहीं पाते हैं। इसके बाद एक गाजी मलिक आदमी है जो कि जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, उसकी हत्या करके खिलजी वंश का स्थापना करता है। तो दोस्तों ये कहानी थी गुलाम वंश की। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगी दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश, खिलजी वंश। थैंक यू दोस्तों।